नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस सप्ताहांत की बात करें, इस वीकेंड की बात करें तो केवल केवल एक ही चर्चा चल रही है, 5 राज्यों का परिणाम। चुनाव हो चुके हैं और कल इसका परिणाम आना बाकी है। कल परिणाम आएगा और बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार सेमीफाइनल किसने जीता है। मैं सेमीफाइनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चुनाव 24 चुनाव के पहले का आखिरी चुनाव है और यह भी कहा जा रहा है इस चुनाव में जो जीतेगा बहुत कुछ तस्वीर 24 की स्पष्ट हो जाएगी। जनता भी जानती है और नेता भी जानते हैं कि 24 चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम पार्टियों की राजनीतिक बिसात इस 24 चुनाव में स्पष्ट हो जाएगी कि कहां तक पहुंचे हैं और तमाम पार्टियों का जो अस्तित्व है वो भी यहां पर खतरे में है। अगर खतरे में नहीं होगा तो निश्चित रूप से चुनाव होने का फायदा क्या है, क्योंकि यहां पर सबने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है और इस ताकत के बीच में तमाम तरह के कयास भी सामने आए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट के बगावती विद्रोह के बाद तमाम तरह की चीजें स्पष्ट हो रही थी। कहा जा रहा था कि वहां पर अशोक गहलोत सरकार नुकसान में रहेगी और इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर नहीं दे पाएगी, पर इस बार देखा जा रहा है जो एग्जिट पोल है वो यहां पर कुछ अलग तस्वीर कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो इतिहास बहुत पुराना नहीं, ये संसार का दुनिया का पहला एग्जिट पोल 1936 में अमेरिका में हुआ था, चुनाव का एग्जिट पोल। अगर भारत में एग्जिट पोल की हम शुरुआत की बात करें तो ये 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब पहली बार एग्जिट पोल भारत में आया था। 1996 में नतीजे बताए और नतीजे बिल्कुल सही आए, बीजेपी सरकार बनी। तो यहां पर जो नतीजे आए उससे एक स्पष्ट हो गया था कि एग्जिट पोल जो होता है उससे कहीं कहीं जो परिणाम होता है वो समतुल्य होता है। इसलिए तब से लेकर लगातार एग्जिट पोल निगरानी बने रहते हैं और लगातार चर्चा बनी रहती है। पर यहां पर जो 5 राज्यों के एग्जिट पोल आए हैं वो भी चर्चा में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार बड़ी कड़ी टक्कर कांग्रेस ने दी है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को लगातार रोकने का प्रयास करती नजर आ रही है। हमने हिमाचल में भी देखा था और कर्नाटक में हाल में ही देखा, कांग्रेस की विजय पताका लगातार लहरा रही है और ये विजय पताका जितना लहराएगी उतना बीजेपी के हैट्रिक के मंसूबों को कम करने का काम करेगी, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है और मध्य प्रदेश में शायद पीछे है और यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी कड़ी टक्कर है। मिजोरम की बातें यहां पर अलग है, क्योंकि वहां पर उतनी मजबूती दोनों पार्टियों के पास नहीं है। पर यह जरूर कहा जा रहा है कि जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ वहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है और बीजेपी को मध्य प्रदेश और राजस्थान में सफलता मिलने की बात कही जा रही है। एग्जिट पोल बता रहे हैं, तमाम जो व्यवस्थाओं के एग्जिट पोल यहां पर आए हैं, तमाम जो एजेंसी उनके एग्जिट पोल यहां पर आए हैं, क्योंकि एग्जिट पोल की बात कुछ ना कुछ होती है। हालांकि इसके पहले भी तमाम एग्जिट पोल हमने देखा, बंगाल में भी तमाम एग्जिट पोल आए थे और वो सिरे से नकार दिए गए थे। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है कि सेमीफाइनल की ये बयार है, परिणाम है, ये 24 का कितना बड़ा जनाधार बनेगा, यही आज का चर्चा विषय है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भाजपा के रूप में यहाँ पर हमारे शमसी आजाद यहाँ पर बात रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे और दिलीप हर्षवर्धन भाई राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा शमसी आजाद से। शमसी भाई, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं तो स्पष्ट है, आप में भी देखे होंगे, कुछ निराशा भी होगी, कुछ खुशी भी होगी। खुशी जहाँ तक मानना है कि मध्य प्रदेश में आपको नुकसान दिखा, वहाँ पर आपको काया सरकार बना रहे हैं, राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, पर तेलंगाना छत्तीसगढ़ में जहाँ पर आप कह रहे थे कि नहीं इस बार बीजेपी आएगी, पर वहाँ पर आपको निराशा हाथ लग रही है और एग्जिट पोल सेमीफाइनल कहे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? नमस्कार गौरव जी, आपको और पैनल में आए हुए सभी भाइयों को जी। देखिए, चुनाव 5 राज्यों का हो रहा है और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल एक स्टेट में है जी। मध्य प्रदेश में। जी। अगर हम जीतते हैं तो हमारे लिए उपलब्धि होगी। और राजस्थान में जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि राजस्थान इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से फतह कर लिया है। अच्छा, पता कर लिया है पूरी तरीके से राजस्थान का परिणाम तो आ जाने दीजिए भैया। जो अरे परिणाम की कोई बात ही नहीं है। जो हमने वहाँ पे परिणाम तो पेपर्स पर दिखाई दे रहा है आपके। जमीन पे काम किया है तो उससे जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टीवी चैनलों के उस पर नहीं आधारित रहती है, टीवी चैनलों पर निर्भर नहीं रहती है। अच्छा। उसका अपना संगठन होता है, उसके अपने सर्वेयर विज्ञापन बंद करा दी टीवी चैनल पे आप लोग जब निर्भर नहीं रहते हैं। नहीं, अगर उस पर निर्भर रहे तो फिर हम घर बैठे रहे, फिर हम कोई काम ही ना करें, वही हमको जिता दे वही हरा दें। अच्छा। निर्भर का मतलब ये कि हम जमीन पर काम कर रहे हैं तो हमारा
सर्वे जो करने का तरीका होता है वो हम खुद ज़मीन पर जाकर करते हैं। अच्छा। तो आप देखिए, सर्वे करने वाली जो कंपनियां होती हैं, आपने देखा होगा, चाहे आपका चैनल भी हो, चुनाव के पहले वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जीत दिला चुकी होती हैं। अच्छा। जिस दिन चुनाव हो रहा होता है उस दिन जो है थोड़ा सा दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। अच्छा। जिस दिन चुनाव हो चुका होता है उसके बाद जैसे जैसे वोटिंग काउंटिंग की डेट आती रहती है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को दिखलाते हैं कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि बैलेंस बना रहे। अच्छा, बैलेंस बना रहे। होता ये है कि हमेशा रिजल्ट जो है, परिणाम अभी आपने 22 का देखा कि सारी एजेंसियां, सारे न्यूज चैनल दिखला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी। 50 सीटें भी तो हारे हैं, 50 सीटें कम आई हैं आपकी इस बार। कम आई हैं, 15 सीट कम नुकसान आई, नहीं है 50 सीट कम आई हो। नुकसान नहीं है क्या? लेकिन जहां दिखलाया जा रहा था कि सरकार ही नहीं बन रही, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई। अच्छा। और केंद्र में 2 बार बना चुकी है, तीसरी बार लगातार बार बार मोदी सरकार। अच्छा। यही नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चल रही है और इसी पर भारतीय जनता पार्टी आधारित है। तो आपका सर्वे क्या बोल रहा है? अभी 5 राज्यों के जो चुनाव आना है, कल उसका रिजल्ट आना, परिणाम आना, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा उत्तेजना, बहुत ज्यादा हमें उत्तेजना नहीं, उत्तेजना तो आपको है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर गलत है। उत्तेजित होना या बहुत ज्यादा भावुक होना, ये भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, धरातल पर जाकर काम किया। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, मिजोरम की हो, या क्या कहते हैं इसकी हो, हरियाणा, राजस्थान की हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और 5 में तो कम से कम तीन स्टेट तो हमारा इस बार है, उसमें तो कोई दाग ही नहीं है। अच्छा। बाकी 2 स्टेटों का भी चुनाव जो होगा वो भी जो है आश्चर्यचकित करने वाला रहेगा। हो सकता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा विचलित नहीं है। आप नहीं है वहाँ भी आपके पक्ष में आ जाएगा, सरकार एकदम बना आ लेंगे। सकता है, क्यों नहीं। हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा। हम देश की सबसे बड़ी पार्टी, हमने देश में सम्मान बनाया, हमने लोगों को जो है जीने का सलीका सिखाया, हमने लोगों को अच्छा। विकास धारा से जोड़ने का काम किया, हमने लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना भरी। जो अच्छा। पहले हुआ करता था कि एक छोटा सा क्रिकेट मैच होता था तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाता था, घरों पर लोगों को झंडा फहरा दिए जाते थे, लोग अलगाववाद की बात करते थे, छुटपुट गैंग जो बना करती थी, ये अलग कर दो, वो अलग कर दो। तो वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। अच्छा। और देश में अमन चैन बना हुआ, जो दंगे हुआ करते थे, लाखों महीना लोगों के यहाँ कर्फ्यू लगा रहता था, तो वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो कम से कम नहीं है। और ये बड़े गर्व की बात है कि मोदी जैसा युग पुरुष जो है करोड़ों साल में 1-2 बार पैदा होता है। और हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमको इस मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए हम इस देश के नागरिक हैं और वोटर हैं, और हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। और मोदी जी की वजह से भारत का भी सम्मान बढ़ा है। ये वोट के माध्यम से जनता हमको सम्मान दे रही है और हम जनता के साथ हैं। कल का चुनाव का परिणाम जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्साहवर्धन के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ 24 के चुनाव की तैयारी करेगी। ठीक है रविंद्र भाई, पहले नकारा, उसके बाद बोल रही है, स्वीकार कर लिए कि 3 राज्यों में आ रहे हैं, 2 जो छोड़ दिया है। अब 2 कौन से छोड़ दिए वो उन्होंने बताया नहीं है, कह रहा है वो उनकी बात नहीं करेंगे। खैर वहाँ भी हो सकता है, लड़ नहीं रहे पर वहाँ भी हो सकता है। खैर उनके उत्साह को हम सलाम करते हैं, सरकार बना सकते हैं वहाँ भी। खैर रविंद्र भाई, पर जिस तरह से सर्वे आए हैं, पर इस चुनाव है इसमें 2 चीज़ें देखने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा है वो INDI गठबंधन की भी है, क्योंकि INDI गठबंधन यहाँ जुड़ा ही नहीं। और सबने कहा कि ये गठबंधन 24 चुनाव के लिए हुआ है, पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में रस्साकसी हुई है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चढ़े हैं, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां अकेले चुनाव लड़ी हैं, तो यहाँ पर अगर बीजेपी को लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे INDI गठबंधन की जो आपसी समन्वय था उसका ना होना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निभा सकता है, और कारण भी हो सकता है। पर जो सर्वे आए क्या बोलेंगे, और वास्तव में सेमीफाइनल अगर देख रहे हैं तो अगर यहाँ पर हारते हैं तो 24 की तस्वीर क्या होने वाली है रविंद्र भाई? देखिए, मेरे व्यक्तिगत राय में जी, मैंने कभी सर्वे को तवज्जो नहीं दिया। अच्छा, कभी भी जी, मतलब मानिए मैं 2000 से एक्टिव हूँ इन सब चीजों में, लेकिन मैंने कभी सर्वे को तवज्जो नहीं दिया। 24 घंटा के बाद परिणाम आ जाए। जी, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी बीजेपी की चुनी हुई सरकार नहीं थी। तो अगर बीजेपी कहीं सरकार बनाती है या नहीं बनाती है तो हार और जीत उसका कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अच्छा, ये जरूर था कि
कांग्रेस को तोड़कर मध्य प्रदेश में इन्होंने सीट पे कब्जा कर लिया था। अच्छा। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार जाती है जी। तब ये तो होगा कि बीजेपी ने हम्म। जीतने के बाद कुछ काम किया। अच्छा। लेकिन अगर हार जाती है तो ये निश्चित रूप से उसी पिछले 9 चुनाव की तरह होगा जिसमें लगातार बीजेपी हारी है, अच्छा। कि वहां की जनता ये मानेगी कि तमाम फैक्टर के साथ तोड़फोड़ भी एक बड़ा फैक्टर था। अच्छा। अब एक प्रश्न पूछा आपने कि इंडिया गठबंधन के साथ क्या होगा। जी। तो गठबंधन की जो लड़ाई हुई है एक साथ में, समुचित रूप से इतना बड़ा कभी भी नहीं होगा। 2024 में होगा, 2 बार हो चुका, 77 में और 89 में। अच्छा। तो जब जब गठबंधन साथ आते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी हटती है, यह निश्चित। एक बार ऐसा हुआ है 2004 में जब गठबंधन नहीं था और भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, अपने आदर्शों, अपने नीतियों के साथ सर्वाधिक ऊंचाइयों पर थी और सारी पार्टियां विपक्षी अलग अलग लड़ रही थी, बुरी तरीके से हारी वो। फिर विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया एक, वो गठबंधन 10 साल तक चला। अच्छा। तो राजनीति है, कुछ भी संभव है। ठीक। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ कुछ भी नहीं होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। और जैसे बीजेपी 21 राज्य से 7 राज्यों में आई, उत्तर प्रदेश में 50% से घट के 33% पे चली गई। अच्छा। यह परफॉर्मेंस उसका जारी रहेगा। अच्छा। जी धन्यवाद। रविन भाई, बहुत अच्छी बातें कही। कौन सा गठबंधन? सिर्फ फटुअल वाला गठबंधन कि आरोप प्रत्यारोप के दौर वाला गठबंधन कि एक दूसरे को चिरकुट नेता कहना वाला गठबंधन, या अखिलेश बखलेश कहने वाला गठबंधन, या 33 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला गठबंधन? कौन सा गठबंधन कहेंगे यहाँ पर? चलिए, ये दोनों शब्द ठीक नहीं है। अच्छा। उत्तेजना के रूप में कहे गए होंगे। अच्छा। ये दोनों शब्द नहीं ठीक हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन या जब भी कभी भारत में इससे पहले 2 बार गठबंधन बना है, अच्छा। तो स्वतंत्रता बोलने की रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं रही कि भारतीय जनता पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, मोदी सरकार एग्जिस्ट करती है। अच्छा। वहां आप बोल देंगे, सुन लिया आपने शमसी भाई को, मोदी सरकार है। वहां बोल देंगे जी। अभी गडकरी जी गए थे टनल पे, उनको फोटो नहीं खिंचाने दिया गया। अच्छा। तो जब जब किसी भी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत स्वतंत्रता नहीं होगी तो उसको मोदी सरकार होना पड़ेगा। अच्छा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर स्वतंत्रता होगी तो हम एक दूसरे का विरोध करेंगे। जैसे 2004 से 2009 तक हम साथ दे, और मुझे जो याद आता है कि हम लोगों ने 10 विधेयक पे एक दूसरे का विरोध किया था जी। सरकार में रहते हुए भी। जी। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे वहाँ जारी रहेगी। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए मेरा सवाल और है रविन भाई। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं और एमपी में जाकर उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा, कांग्रेस को धोखेबाज झूठ बोलने वाली पार्टी बताया और खुलकर मंचों से कहा कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है। तो इतना कुछ हो गया है, तो आपको लगता है कि जनता जनार्दन यहाँ पर अब आपकी दूसरी बातों को सुनेगी, जिसमें वो कहेंगे कि हाँ कांग्रेस हमारी साथी है और उनको वोट देना है? तो जनता कौन सी बात मानेगी, पुरानी वाली या नई वाली? आप बता दीजिए। जो 55 से राजनीति शुरू की है तो केवल कांग्रेस के विरुद्ध हमारी राजनीति 1977 तक हमारी राजनीति केवल कांग्रेस के विरुद्ध थी जी। फिर हमारे एक सेकंड दीजिएगा। जो हमारे राजनीतिक मार्गदर्शक थे चौधरी साहब, 1970 में जब विघटन होता है तो कांग्रेस के साथ गए कि नहीं गए? अच्छा। फिर उसके बाद जब चुनाव होता है, पर ऐसा नहीं कहा था उन्होंने कि धोखेबाज पार्टी है, वोट नहीं देना मंचों से, ऐसा तो नहीं कहा था? आपको भी याद होगा। धोखेबाज पार्टी भारतीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में हम लोगों को, जनता पार्टी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करना पड़ा था। इससे बड़ा क्या होगा? अच्छा, ठीक है। तो ऐसे हालात भी बने थे। ठीक है। तो जनता के हित में अगर इस प्रकार के गठबंधन बनते हैं तो कहीं से नुकसान दे नहीं, चाहे हम बनाते हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी बनाते। अब जनता तय करेगी इसको कौन सी बात सुननी, पहले वाली बात सुननी है दूसरी वाली बात। ठीक है, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जुड़े हुए हैं। दिलीप भाई, आपने तमाम चीजों को देखा है और समीक्षा करते रहते हैं। यहाँ पर जिस तरह से एग्जिट पोल की बात हो रही है, 5 राज्यों के एग्जिट पोल आए हैं, सेमीफाइनल है। अब यहाँ पर भले ही INDI गठबंधन की बात हो या तमाम व्यवस्थाओं की बात हो,
पर किस तरह से इसको देखेंगे एग्जिट पोल का नतीजे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है और सेमीफाइनल बिल्कुल मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इन राज्यों में बीजेपी को नुकसान होता है तो चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि हैट्रिक की बात कर रही है, पर यहाँ पर विपक्षी पूरी तरह तैयार है। दिलीप भाई, जैसे ये अलग से दिख जाता था। जी जी दिलीप भाई, दिलीप भाई का आवाज़ अभी मुझे स्पष्ट हो पाई, इसके बाद संपर्क किया जाए। शमसी भाई से लेता हूँ। शमसी भाई जी, रवीन भाई बोले हैं कि यहाँ पर मजबूत है और कोई मतलब नहीं है, कोई सुपड़ा साफ होने वाला है। पहले भी गठबंधन हुए हैं, गिरफ्तारी तक हो जाती थी, पर यहाँ पर सब लोग एक हो जाते थे। 24 के लिए हुआ है, 24 में आपका विजय अभियान रुकेगा, क्योंकि आप लगातार 9 राज्यों से हारते चले आ रहे हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी प्रवक्ता हैं, तो उनको तो पता है कि 5 राज्यों में उनका कोई लेना देना है नहीं, कहीं खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बिल्कुल ये समझ लिया। मध्य प्रदेश में जिसकी वजह से इन्होंने अपना इंडिया गठबंधन का एक तरीके से समझ लिया कि खात्मा ही कर दिया, कुछ बचा नहीं, आपने बताया भी जी। तो इनकी समझ में नहीं आया कि कहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अभी भी इस उम्मीद में हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाकर थोड़ी बहुत सीटें, हो सकता है कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस की हवा चल रही है और वो राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी तो उससे हो सकता है कुछ असर हो। अच्छा। और ऐसा वैसा, तो ये समझ कर अभी इन लोगों ने थोड़े कर्नाटक हार गया, असर तो हुआ भाई, असर नहीं हुआ क्या? एक फिर वही बात है कि एक हिमाचल हार गया, असर नहीं हुआ क्या? एक स्टेट 2 स्टेट की बात आप कर रहे हैं। देखिए, बड़े स्टेट है भाई शमसी भाई, बड़े स्टेट है। सुन लीजिए, 24 उत्तर भारत का स्टेट है एक हिमाचल प्रदेश। 24 का चुनाव जो है वो राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र अच्छा, निर्माण वो का चुनाव चुनाव अलग है, है। राष्ट्रभक्ति का चुनाव है, देशभक्ति का चुनाव है, देश के विकास का चुनाव है, देश को एक सूत्र में बांधने का चुनाव अच्छा, है, अराजक आम चुनाव के लिए वोट अलग से आएंगे क्या? निकालने के लिए अरे आम चुनाव के लिए वोट अलग से आएंगे क्या? सुना नहीं, अलग नहीं आएगा। जब देखिए, आप अभी यही बात होती है ना कि अभी देखिए, जब छोटा चुनाव होता है, जैसे नगर परिषद का चुनाव होता है, तो इसमें आदमी देखता है कि व्यक्तिगत आदमी कौन है। उसमें भी नुकसान हुआ है आपको, निर्दलीय आपसे ज्यादा बैठ तो लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, हम आपकी ही बात मान लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि लोकल आदमी कौन है, बहुत अच्छा, चलो भाई इसको देने। लेकिन जैसे सब विधानसभा का चुनाव होता है तो भाई अब यूपी में सरकार किसकी बननी देखा जाता है। तो फिर वैसे ही जब दिल्ली का चुनाव होता है, जब केंद्र सरकार का चुनाव होता है, तो आदमी के मस्तिष्क में जो देशभक्त है, जो देश प्रेमी है, जो देश में विकास चाहता है, जो राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, तो उसके मस्तिष्क में सिर्फ एक सवाल रहता है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो देश को एक सूत्र में बांध के चला सकती है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 28 पार्टियों के 28 प्रधानमंत्री का चेहरा, 28 पार्टियों के 28 संयोजक, 28 पार्टियों के 28 जो है तो प्रभारी। तो इस तरफ जब ध्यान जाता है तो जनता जो है वहीं पर भ्रमित हो जाती है कि इससे अच्छा तो कम से कम यही है कि मोदी जी 2 टर्म रह चुके हैं, तीसरी बार भी अगर मोदी जी आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि देश को कोई नुकसान हो जाएगा, या ऐसा नहीं है कि जनता को कोई नुकसान हो जाएगा। अच्छा। तो जब राष्ट्र का चुनाव होगा, राष्ट्र निर्माण की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश में और कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा। कि लोग दूसरी पार्टी के बारे में सोचे, दूसरी पार्टी को वोट दे, ये सब ये रैली वैली फलाना ढिकाना, इससे जो है राष्ट्र। अरे आप भी तो करते हैं भाई। नहीं, हम रैली फलाना मत बोलिए भाई, आप रैली करते हैं, जनसभाएं करते, टिफिन चर्चा करते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? हम फिर वही बात है कि हम देश से जुड़े हुए हैं ना, अच्छा रैली वैली बोल रहे हैं, हम राष्ट्र भक्ति से जुड़े हुए हैं, हम जनता के बीच में लगातार बने रहते हैं। हम कोई पहली बार थोड़ी आए हैं बीच में कि हम जब चुनाव होगा तभी बीच में आए। हम लगातार जनता से जुड़े रहते हैं, जनता का विश्वास हमसे जुड़ा हुआ है और लगातार जनता पर विश्वास कर रही है। 2 बार उत्तर प्रदेश में और तीसरी बार केंद्र में जो सरकार बनने जा रही है, उसके लिए जनता को अभी 2 बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी एक साथ आई थी, उसका गायब हो गई थी, मैंने आपको याद दिलाया शायद। दिलीप भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। दिलीप भाई, थोड़ी समीक्षा आपकी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर शमसी भाई की अपनी बात है, प्रवक्ता भाजपा की, और प्रवक्ता सपा अपनी अलग बात कह रहे हैं। असल बात क्या है, क्योंकि आप विशेषज्ञ भी हो और साथ साथ जनता भी हैं, वोट आप भी देते हैं, वोट मैं भी देता हूँ, आपकी राय क्या है एग्जिट पोल पर? एग्जिट पोल तो देखिए, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो एग्जिट पोल को सही क्लेम करते हैं। उनका दावा है कि 5-5, 6-6 बार जो उन्होंने कहा है वो सही हुआ है जी। लेकिन जो स्थिति है, जो मेरी अपनी समझ में आ रही है कि मिजोरम में एक नई पार्टी उभर के आ रही है। ये मैं बहुत पहले से कहता चला रहा हूँ, जब चुनाव शुरू होने वाले थे तभी से मैंने कहा था कि इस बार मिजोरम में एक नई पार्टी उभर के आएगी, और आप देखिए एग्जिट पोल में भी वही आ रहा है और एग्जिट पोल में भी वही निकल के आएगा जी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वापसी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। तेलंगाना में कांग्रेस आने वाली है, लगभग आने वाली अच्छा है जी। लड़ाई सिर्फ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। अच्छा। भाजपा को अगर मिलेगी तो इन्हीं दोनों में से कोई एक जगह, या हो सकता है दोनों, या हो सकता है दोनों नहीं। अच्छा। तीनों संभावनाएं हैं। अच्छा।
ठीक, बाकी 3 प्रदेशों में भाजपा नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, शमसी भाई की ये बात सही है, और ये पिछले लोकसभा के चुनाव में सिद्ध भी हो चुकी है कि जब राष्ट्र का चुनाव होता है तो राष्ट्र के चुनाव में आदमी दूसरे नजरिए से वोट करता है। और पिछली बार भी यही हुआ था, 86 में से लगभग 60-70% सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में चली गई थी, जबकि 5 में से किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनी थी। बिल्कुल। लेकिन स्थिति फिर घूम के वही आती है गौरव भाई की जो अलायंस है, अगर अलायंस ने मिजोरम से सीख ले ली, मिजोरम में जो नई पार्टी ZPM उभर के आई है वो 6 छोटी पार्टीज का ही अलायंस है। बिल्कुल। और 2019 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हुए हैं वो, और 2019 के बाद अब वो तुरंत वहां सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जितने भी अलायंस थे हर आदमी ने अपने अपनी ईगो को किनारे रखा और मिजोरम की सत्ता को टारगेट कर दिया, और सत्ता उनको मिलने जा रही है। बिल्कुल 99.99% इस बार ZPM की सरकार मिजोरम में बन रही है। अब जो अलायंस है केंद्र के चुनाव के लिए, अगर वो ZPM से सीख लेकर के उसी की तर्ज पे काम कर गया तो भाजपा की सरकार 2024 में बनेगी नहीं, देख लीजिएगा। अच्छा, लेकिन लग रहा है नहीं हुआ तो भाजपा को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो इंडिया अलायंस बना था उसके अलावा एक थर्ड फ्रंट बनने की भी अब बात चलने लगी, जिसको अखिलेश यादव शुरू इनिशिएट कर रहे हैं कि स्टालिन साहब ने उनको इनवाइट कर लिया, तो स्टालिन साहब, केजरीवाल साहब, अखिलेश जी, ये सब मिलकर के थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। तो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, जितने फ्रंट बना लेंगे भाजपा के लिए फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी अपना गाना गा रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपना राग बजा रहे हैं, स्टालिन साहब अपनी ढपली लेकर के बैठे हुए हैं, और कांग्रेस की इन 5 राज्यों में सरकार बनने के बाद कांग्रेस का जो तुर्रा है वो एकदम बदल जाएगा। पहले भी बदला हुआ था, लेकिन अब और बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ लीड ले रही है, वोट परसेंटेज भी कांग्रेस का बढ़ रहा है, तो कांग्रेस का तुर्रा अलग होगा, और कांग्रेस चाहेगी कि इंडिया अलायंस पर उसका राज हो। ठीक है। तो राज होने के नाते जाहिर सी बात है कि हर पार्टी अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। अखिलेश यादव के लिए कहा गया कि 40 सीटें है। गौरव भाई सुनिएगा, 40 सीटें अगर सपा जीत लेती है तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की स्थिति में समाजवादी पार्टी पहुंच जाएगी। ये मतलब किस हिसाब से ये आकलन किया था समाजवादी पार्टी ने, मैं समझ नहीं पाया कि 40 सीटें जीत कर क्या कैसे प्रधानमंत्री बना देंगे अखिलेश यादव को। ये कौन सा कैलकुलेशन है, कौन सा इन्होंने रॉकेट साइंस लगा दिया। सैफई का प्रधानमंत्री दिलीप जी, सैफई का प्रधानमंत्री बना, ऐसा मत बोलिए भाई, पूर्व मुख्यमंत्री है। ये तो देखिए शमसी भाई, कभी हर व्यक्ति की स्थिति ऐसे ही होती है। 2014 से पहले मोदी जी का इतना नाम नहीं हुआ करता था, वो भी खाली गुजरात तक सीमित थे। बिल्कुल सही बात है। जितना गुजरात में मोदी जी सीमित थे उतना ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश। क्या बात है, शानदार बात। अगर आप लीगेसी दोनों की देख लेंगे तो बराबरी पाएंगे। 3 बार मोदी जी मुख्यमंत्री बने हैं, योगी जी, अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री 4 बार सरकार तो रही है ना, तो उनकी लीगेसी ले लीजिए ना, उनके पिताजी तो रहे हैं, समाजवादी की सरकार रही है, और क्या समाजवादी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में रही है। और अगर आप पार्टी के कैडर को देखेंगे तो भाजपा और समाजवादी उत्तर प्रदेश गुजरात बराबर ही पाएंगे, कमोबेश नहीं पाएंगे। क्या बात है, बहुत शानदार बात कही आपने दिलीप भाई। नहीं, इसमें भी फर्क है दिलीप जी, मैं अगर आज्ञा हो आपकी तो मैं उसको डिफाइन कर दूं। बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन पे काम करती है, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ अकेले अपनी पार्टी का निर्णय लेते हैं, चाहे छोटी बात हो और चाहे बड़ी बात हो। अच्छा। तो बहुत फर्क है। ये तो सब्जी भाई भाजपा में भी है। जवाब ले लीजिए। भाजपा में भी है। नहीं, अब आप जैसा ज्ञानी आदमी कह रहा है तो हम तो बात को आप नहीं काटेंगे, हम आपका सम्मान करते हैं। भाजपा में भी है, निर्णय तो देखिए हर पार्टी में, अगर किसी भी पार्टी में शमसी भाई, किसी भी पार्टी में 10 आदमी निर्णय लेने लगेगा तो पार्टी चलेगी नहीं। क्या बात है, 10 आदमी निर्णय नहीं, निर्णय एक ही 2 आदमी लेता है, लेकिन कम से कम वार्तालाप करके, विचार विमर्श करके, एक जगह बैठ के शमसी भाई मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आप इसको परिवारवाद का नाम दे दीजिए, आप इसको डिक्टेटरशिप कह लीजिए, या आप इसको सिस्टम कह लीजिए। बिल्कुल। डिसीजन मेकर जो होता है वो एक ही व्यक्ति हर पार्टी में होता है, एक दो से ज्यादा नहीं होते हैं। आपकी पार्टी में भी वही हाल है, आपकी पार्टी में भी वही हाल है, बस फर्क इतना है कि आपकी पार्टी में आप ये कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है जी, जो कम है, ढका हुआ है। तो हमारी पार्टी, हमारे सपा में
कांग्रेस में दिलीप परिवारवाद खुला जी, दिलीप हुआ जी, है। मेरा आग्रह आपसे कि हमारे ज्ञान को थोड़ा बढ़ाए भाई। हमारी पार्टी में ऐसा कौन एक आदमी है जो सारे फैसले लेता है, उसका नाम भी बता दें मुझे। बता दीजिए भाई, बता दीजिए। अरे भैया सब जानते हैं, हाँ। सब जानते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में अब आप बता नहीं किसने रहे। अपना गुणगान किया? लीजिए, किसने गुणगान किया? किसने गुणगान किया? शिवराज सिंह का नाम मध्य प्रदेश में कहीं आया? लीजिए, मोदी जी ने खाली अपनी बात करी। वसुंधरा राजे का नाम भी नहीं मध्य प्रदेश आया। हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मिजोरम हो, लीजिए। कहीं की बात कर लीजिए। लीजिए। उत्तराखंड में अभी इतना बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जी। धामी जी को किनारे करके सारा क्रेडिट मोदी जी ने ले लिया। नहीं, लीजिए। ऐसा नहीं है। धामी जी जबकि लगातार लगे हुए ठीक है। थे, लगातार नहीं, बने हुए थे, लगे ऐसा थे, नहीं यही मैं है कह रहा कि हूं। किनारे कर दिया यही गया। मैं कह रहा हूं भाई कि धामी जी लगातार लगे थे। जी। मेजर क्रेडिट धामी जी को मिलना चाहिए था, क्योंकि स्टेट की बात थी। लेकिन उनको थोड़ा सा फुटेज दे करके सारा माइलेज किसने ले लिया? जी। मोदी जी ने ले लिया। हाँ। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा हाईलाइट ये कौन हुआ? समझ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये समझ तब का भी दिलीप फेर भाई है, समझ ये समझ का स्वीकार फेर नहीं है। कर रहे हैं। ये क्योंकि अगर चले ये हो ऐसी गया। बात होती तो चले हो योगी जी गया। को स्टार प्रचारक चले हो बना गए, के दूसरे चले हो राज्यों गए, में चले चुनाव हो गए। प्रचार न कराया रविंद्र जाता। भाई बोले, रविंद्र भाई यहाँ पर शमसी भाई ने बोला सीएफआई के प्रधानमंत्री, ये व्यंग उन्होंने जो अखिलेश यादव पे किया है, ये कहाँ तक जायज है? इस तरह के ये पूर्व व्यंग्य मुख्यमंत्री इस नहीं तरह है, ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, खराब शब्द बोलो, सामने वाले को बोलने दो मत बोलो, बदतमीजी से बोलो। अच्छा। कोई बदतमीजी झूठ हमने, बोलो। रविंदर जी, अगर मैंने कोई खराब शब्द बोला, कोई बदतमीजी की हो तो बताइए। तो राजनीतिक विश्लेषक ने भी बताया हाँ। कि भाई 40 सीटें लाने का उनका लक्ष्य है और 40 सीटें लाने के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ। तो मैंने उसी चीज को डिफाइन कर दिया कि हाँ बन सीएफआई जाएंगे में 40 सीटें हैं क्या? प्रधानमंत्री। सीएफआई में 40 सीटें हैं क्या लोकसभा की? नहीं है, नहीं स्टेट में है ना, तो भाई स्टेट के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं ना वो। अच्छा, ठीक। मैंने ऐसा पहला नेता देखा है कि जो अपने ही कार्यकर्ताओं को पैसा देकर अपने ही फोटो लगवा दे कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए। अच्छा। ये तो हमने पहली पार्टी ऐसी देखी कि अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देकर चलिए, पोस्टर जवाब बैनर लगवा जवाब दिया गया कि जवाब- कम से कम प्रधानमंत्री का न बनना हो तो कम से कम फोटो ही देख लें। जवाब लेता, बोलिए रविंद्र भाई, जवाब मैंने बोला था कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों का चरित्र है, उस चरित्र को प्रदर्शन कर दिया शमसी ने। हाँ, बोला आपने मुझसे कहने के लिए, हाँ, लेकिन उन्होंने विस्तृत विश्लेषण दे दिया। शुरू हो गए, हाँ, रुके नहीं। हाँ। कौन सा विश्लेषण? हम्म, जो बदनाम करने वाला। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। लीजिए। क्योंकि किसी भारतीय जब मालूम ही नहीं, उनको सफाई मालूम ही नहीं होगा कहाँ होगा। लीजिए। और एक ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सफाई का प्रधानमंत्री बनेगा तो हम लोग गौरवान्वित होंगे, उत्तर प्रदेश भी गौरवान्वित होगा। लीजिए। मुख्यमंत्री बोलना भी बनाकर तो आज तक लोग पछता रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बना के कौन सा गौरव पा जाएंगे भाई? ये इनके चरित्र का प्रदर्शन। लीजिए। जब ये फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बोलने नहीं देते जब ये फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बीच में ऐसे ही बोलते हैं ये। कूदते रहते हैं, बोलने नहीं हाँ, देते। कूदते रहते, क्योंकि अब कोई मूल विचारधारा नहीं है। इन अच्छा। लोगों को सिखाया जाता है अच्छा, और व्हाट्सएप पे भेजा जाता है अच्छा, पर डे। कि कितना जहर बोल लो, अच्छा। कितना मत बोलने दो, बीच में हाँ। अटकते रहो। अगर ज्ञान है तो जो आपको समय दिया जाता है उसमें ज्ञान प्रस्तुत कर दीजिए। बिल्कुल। बोलिए बोलिए। तो ऐसे अज्ञानी लोगों को भेजा जाता है। दूसरी बात, जी। एक चीज आपको तो मालूम है कि व्यक्तिगत रूप से मेरे संपर्क संघ में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा है। जी। अरे जी। मैंने संघ के एक पूर्व प्रमुख से जी। और अब लेके नीचे तक जी। 3 बड़े लोग और भारतीय जनता पार्टी के हजारों लोगों से पूछ चुका, ये आप लोगों क्या राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति क्या चीज है? आप खाली बता दीजिए। देखिए, आपके टीवी चैनल में एक बड़ी बात कह दे रहा हूं मैं। अब ऊपर के 5 बड़े नेताओं में एक ने गारंटी दिया रविंदर सिंह को, जो ले आ देगा संघ में, जो चाहेगा वो मांग लेगा। लीजिए। तो मैंने ये पूछा, राष्ट्रभक्ति क्या चीज है, देशभक्ति क्या चीज है? क्योंकि जब हम जम्बू द्वीप थे, जब वैदिक देश था, तब से लेके और अब तक जो ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं उसमें तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति नाम का कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल। उसमें तो वसुधैव कुटुंबकम लिखा जाता है। तो उस वसुधैव कुटुंबकम से हटके भी कोई नई धारा बनाएंगे जी। तो इसमें संघ के बड़े लोग भी नहीं बोल पाते, छोटे लोग को तो जो सिखाया गया वो तो बोलेंगे ही। अच्छा। तो जब हमारी मूल धारा जो वैदिक धारा है वो वसुधैव कुटुंबकम को चलती है, तो उसमें कोई भी मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी हमको राष्ट्रभक्ति बता दे क्या चीज होती है। राष्ट्रभक्ति देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको आना पड़ेगा तब आपकी समझ में राष्ट्रभक्ति आएगी कि राष्ट्रभक्ति है क्या चीज। लीजिए। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रहेंगे। इनसे रुका नहीं किया। नहीं, अरे आप लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा संबंध भी है, आरएसएस के बहुत बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध है, और आप उनका बयान इस तरीके से सार्वजनिक कर, हमें तो नहीं लग रहा कि उन लोगों ने ऐसा बयान को दिया होगा।
अन्योदय दे रहे हैं क्या? आरएसएस का कोई कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता भी इस तरीके का बयान नहीं दे सकता हाँ। जो आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तो अन्योदय आपकी दे बात रहे को हैं। कैसे मान लिया जाए? हाँ। जो मैं कह रहा हूँ वसुधैव कुटुंबकम को आप खत्म करेंगे क्या? जानकारी है आपको वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? नहीं, बहुत अच्छी जानकारी है। समाजवादी पार्टी से हमको जानकारी नहीं लेना है। ये 2008 से भारतीय जनता पार्टी का मैं कर्मठ सिपाही बना हूँ। ऐसा लीजिए। नहीं है कि मैं किसी लालच में या किसी डर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। 2008 ये हमको लगा पार्टी कि का- भारतीय जनता सुनिए, पार्टी के सुनिए, साथ सुनिए, जुटकर सुनिए। कम से अभी कम आपका अपने पता देश के लग विकास जाएगा। में, देश के अरे योगदान कर्मठ में, सिपाही। राष्ट्र के निर्माण में हाथ बटा सकते हैं। इसलिए कर्मठ भारतीय सिपाही जनता जरा पार्टी के बता साथ दीजिए। जुटे हुए हैं। ये जो राष्ट्र का शब्द आया था, नेपोलियन लेके आया था। लीजिए। नेशन शब्द, जी। उससे पहले चलता ही नहीं था। आपको राष्ट्रभक्ति से इनकार है? आपको आप कह दीजिए राष्ट्रभक्ति हम नहीं मानते। राष्ट्रभक्ति माने कुछ नहीं है, कह दीजिए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2008 अरे इलेक्शन पे चर्चा कर लीजिए। अरे राष्ट्र छोड़ दिए, हो गया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चलिए हो गया। तो ये ऐसे झूठे लोग पांच हैं। पांच राज्यों में कहाँ चलिए। आप लड़ रहे हैं? कितनी सीटें ला रहे हैं? चलिए इस तरीके से आप, ये आपका विषय नहीं है। ये आपका आप विषय तो नहीं। वही कर रहे हैं जो आपकी पार्टी ने सिखाया है। अच्छा इससे ज्यादा आपको सिखाया नहीं गया है। चलिए दिलीप भाई कुछ बोल रहे थे। दिलीप भाई अभी तो शादी नहीं, मैं गौरव भाई ये कह रहा था कि ये राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र कहाँ से आया, इतिहास पे चर्चा थोड़ी हो रही है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, 5 सही बात राज्यों है। सही बात के है। इलेक्शन पे चर्चा हो रही है। वहाँ जी। बताइए कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, समाजवादी कहाँ रविन खड़ी भाई है और भाजपा कहाँ छोड़ रही है। भाई आप यहाँ पर 30 सीटों पे लड़ने गए थे और राजस्थान में आपने 6 सीटों पे लड़ाई की, पर यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि वहां पर आपको कितने सीटों पे जीत हासिल होने वाली है? और जीत हासिल नहीं होगी अगर वहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो आप कैसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप सीट देने वाले हैं, लेने वाले नहीं? रविन भाई सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो जी क्या करते हैं, एग्जिट पोल निकालते हैं, उन पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। कि मेरी जी। देख रेख में 3 एग्जिट पोल कंपनियां बनी हुई हैं। अच्छा तो मैं मालूम है कि कैसे फॉर्म भराया जाता है, कैसे जाके लड़के अच्छा, मोबाइल एग्जिट पोल पर निकाल दिया आपने, कैसे चलिए, फॉर्म ठीक भर है। देते हैं। ठीक। तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जी परिणाम 24 घंटे के बाद आ जाएगा। चलिए। उस परिणाम के बाद सभा को कितना मिल रहा है? आपको कितनी उम्मीद है समाजवादी पार्टी के लिए? एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको। जी मैं प्रश्न था, इनके पास संगठन है, हमारे पास संगठन नहीं। ठीक है। जब इनके राजनीतिक संगठन को कांग्रेस के द्वारा बनाया जा रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी जो हो गया। बनी है उसको कांग्रेस अरे से कितने में बनाया जीत था। मिलेगी? रविन भाई कोई बताइए, कुछ आंकड़ा बताएंगे, कितनी उम्मीद मानते हैं, कितना जीत चले सकते हैं? ये 24 घंटे बाद पता लग जाएगा। लीजिए आंकड़ा बताया, पता जरूर लगेगा। सुन तो लीजिए, पहले आप संगठन सभी का वाले- यहाँ चर्चा जोड़ने के बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर थी एग्जिट पोल पर। खैर यहाँ ने जो एग्जिट पोल था, किसी ने स्वीकारा किसी ने नकारा, पर सबकी यहाँ पर एक ही उम्मीद है कि विजय उनको मिले। अब विजय किसको मिलेगी ये जनता तय कर चुकी है और वो फिलहाल ईवीएम में बंद है। किसके हाथों जीत लगेगी और किसके हाथ में निराशा, वो आने वाला समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि सेमीफाइनल महत्वपूर्ण होता है और सेमीफाइनल में यहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल होती है ज़्यादा जगह, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए सत्ता उतनी ही मुश्किल होने वाली है 24 के लिए। हैट्रिक मानना और यहाँ पर जीत हासिल करना उतना ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होने वाला है जब यहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल होगी। अगर कांग्रेस इन राज्यों में नुकसान पर रहती है तो जो मंसूबा विपक्ष INDI गठबंधन पाल के बैठा है कि सत्ता पक्ष का सुपड़ा पाव, वहां पर भी इतनी ही मुश्किलें होने वाली हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।